सुबह के ठीक 11 बजे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण सफेद कुर्ता धोती पहने, हाथ में एक पुराना सा झोला और एक लकड़ी की छड़ी लिए होटल के मुख्य द्वार की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनका नाम मोहनलाल था। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे जीवन के हर संघर्ष को पार करके अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुके थे जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता हो। जैसे ही मोहनलाल होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड जिसका नाम राहुल था ने उन्हें रोक दिया। उसने मोहनलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने सख्त स्वर में पूछा, बाबा आप यहाँ कहाँ आ गए? यह कोई साधारण जगह नहीं है, क्या काम है आपका यहाँ? मोहनलाल ने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए उत्तर दिया, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। राहुल ने अपने साथी गार्ड संजय की ओर मुड़कर मजाकिया अंदाज में कहा, अरे देखो तो जरा, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। फिर वह मोहनलाल की ओर मुड़ा और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, बाबा देखो आपसे जरूर कोई गलती हुई है, शायद आपको किसी ने गलत पता बता दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। आप जैसे साधारण व्यक्ति का यहाँ आना तो दूर की बात है। इसी बीच होटल की रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना, जो अपने डेस्क पर कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रही थी, ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें उठाकर मोहनलाल पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। पर वह मुस्कान स्वागत की नहीं बल्कि ताने और उपेक्षा भरी थी। वह उठी और दरवाजे की ओर आई। उसने कहा, बाबा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी, यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं, आप किसी और होटल का पता ढूंढ रहे होंगे। मोहनलाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो, मेरा नाम मोहनलाल है। प्रिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वह बोली, ठीक है बाबा, पर इसमें समय लगेगा, हमारे सिस्टम में बहुत सारी बुकिंग्स हैं, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको बुला लूंगी। मोहनलाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। होटल की लॉबी विशाल और शानदार थी। लॉबी में मौजूद कई मेहमान उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो एक अखबार पढ़ रहा था ने अपने साथी से धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है, ऐसे लोग तो अक्सर बड़े होटलों में आ जाते हैं। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, पर वे चुप रहे। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा धैर्य था। वह कोने में रखी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। तभी एक छोटे बच्चे ने, जो अपनी माँ के साथ बैठा था, मासूमियत से पूछा, मम्मी ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा सब किस्मत की मार है, जब किस्मत साथ न दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। तुम पढ़ाई करो, बड़े आदमी बनोगे तो कोई तुम्हें ऐसे नहीं देखेगा। इसी बीच प्रिया फिर से वहाँ से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ, एक युवा लड़के रोहित से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है, कोई शिकायत कर देगा तो हमें ही डांट पड़ेगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिया, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा, ऐसे लोगों का धैर्य जल्दी ही टूट जाता है। मोहनलाल यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द न कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने, उन्हें सम्मान दे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी बुकिंग है, हमें माफ करें देरी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः मोहनलाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और दृढ़तापूर्वक कहा, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है, यह तो बड़ा जिद्दी निकला। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल के मैनेजर विक्रम सिंह को कॉल लगाया। उसने कहा, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, लॉबी में बैठे हैं। विक्रम सिंह अपने केबिन में बैठा कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। उसने दूर से लॉबी में मोहनलाल को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। प्रिया ने वही आदेश दोहराया और मोहनलाल को और थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। मोहनलाल फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हो, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में मोहनलाल अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं, एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है। मोहनलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा, जरूरी काम है। उसी समय होटल का मैनेजर विक्रम सिंह अपने केबिन में बैठा हुआ फोन पर बातें कर रहा था। वह ऊंची आवाज में अंग्रेजी में बात कर रहा था। फोन रखते ही रिसेप्शन से प्रिया का दोबारा कॉल आया। प्रिया ने कहा, सर वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, वह नहीं जा रहे, आप एक बार उनसे मिल लीजिए ना। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे यार बैठा रहने दो, मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, मुझे होटल के रेवेन्यू और क्लाइंट्स की चिंता है। तभी वहाँ एक छोटा कर्मचारी आया। उसका नाम था सूरज वर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। वह मेहमानों के सामान उठाने और उन्हें उनके कमरों तक ले जाने का काम करता था। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और अपनी ईमानदारी और मेहनत से इस होटल में नौकरी पाई थी। उसने मोहनलाल को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की आंखों में उनके लिए सम्मान था। उसके दिल में यह विचार आया कि उम्रदराज व्यक्ति का इतना देर से इंतजार करना उचित नहीं है। वह धीरे से मोहनलाल के पास आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? आप पानी कुछ लेंगे? मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उनसे इतने सम्मानजनक तरीके से बात की थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, पर लगता है वह व्यस्त हैं, कोई जरूरी काम है। सूरज का चेहरा कस गया। उसने देखा कि मोहनलाल की आंखों में एक विशेष चमक है, एक ऐसी गरिमा है जो उनकी साधारण पोशाक के पीछे छिपी हुई है। वह बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, आप यहाँ बैठिए। मोहनलाल ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारे जैसे लोग ही तो इस दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। सूरज तेज कदमों से मैनेजर विक्रम सिंह के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विक्रम सिंह ने इशारे से पूछा, क्या बात है सूरज, कोई प्रॉब्लम है? सूरज ने आदर से कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, वह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई जरूरी मामला है। विक्रम ने भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, सूरज तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे फालतू लोगों से दूर रहो, वह कोई गेस्ट नहीं है, शायद भूला भटका कोई आया है या फिर कोई भीख मांगने वाला है, हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सूरज ने धीरे से कहा, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है, वह बहुत शांत और सभ्य लगते हैं। विक्रम जोर से हंस पड़ा, अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे
ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? सूरज, तुम अभी नए हो, तुम्हें होटल इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है। ऐसे लोग अक्सर समय बर्बाद करते हैं। सूरज चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, सूरज, तुम अपना काम करो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। मैनेजमेंट के फैसलों में दखल अंदाजी मत करो। सूरज ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। उसका दिल भारी था। लॉबी में लौटते ही उसने मोहनलाल की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। सूरज उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते, वह बहुत व्यस्त हैं। मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। आजकल तुम्हारे जैसे दिल वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सूरज की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो उनके शांत स्वभाव के पीछे छिपी हुई थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, मोहनलाल की खामोशी और सूरज की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा और बीत चुका था। मोहनलाल अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की दीवार पर लगी बड़ी घड़ी ने दोपहर के 12:30 बजाए। मोहनलाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और सीधे रिसेप्शन की तरफ दृढ़ कदमों से बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे। एक व्यक्ति बोला, देखो देखो, बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं, अब होगी मजेदार घटना। रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझुलाकर कहा, बाबा, आपको कहाँ था ना? इंतजार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी हैं। मोहनलाल ने उसकी ओर देखा और नरम पर दृढ़ आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर मोहनलाल सीधा मैनेजर विक्रम सिंह के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। सूरज भी तनाव से उनकी ओर देख रहा था। जैसे ही मोहनलाल ने केबिन का दरवाजा खोला, विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था, मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। उसने मोहनलाल को देखा, फोन पर जल्दी से बात खत्म की और भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? मैं बहुत व्यक्ति हूँ। मोहनलाल ने धीरे से अपना झोला खोला और उसके अंदर से एक पुराना मगर साफ सुथरा लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये होटल आपके बस का नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। मोहनलाल ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो, सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। हजारों लोग आते जाते हैं। मैं लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है आपके पास कुछ भी नहीं है। आप शायद किसी गाँव से आए हैं या फिर किसी छोटे कस्बे से। यहाँ की दुनिया आपके बस की नहीं है। मोहनलाल ने एक गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर इंसान की एक इज्जत होती है और हर कर्म का एक फल होता है। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे मेहमान फुसफुसाए, वाह, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। मोहनलाल होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और तिरस्कार का मिला जुला भाव था। इसी बीच बेल बॉय सूरज वर्मा उस लिफाफे की तरफ बढ़ा जो मैनेजर की टेबल पर पड़ा था। एक अंदरूनी आवाज ने उसे उठाने के लिए कहा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्विस कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉगिन किया और फाइलें खोलना शुरू किया। लिफाफे में कुछ दस्तावेज थे, एक पुरानी बुकिंग रसीद, एक शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट की कॉपी और एक पत्र जो होटल के संस्थापकों की तरफ से था। सूरज ने लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने सूरज को हिलाकर रख दिया। होटल के ओनरशिप रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा था, मोहनलाल 50% शेयर होल्डर, संस्थापक सदस्य। सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसने फोन नहीं, सीधे प्रिंटर से एक डिटेल रिपोर्ट निकाली। कागज हाथ में लिए वह भागता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। अंदर विक्रम अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। सूरज ने धीरे से कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए, जरूरी है। यह उन्हीं बुजुर्ग का मामला है जो यहाँ आए थे। विक्रम ने फोन रखते हुए सूरज की तरफ देखा और भौहें चढ़ा ली। सूरज, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं, मैं बिजी हूँ। सूरज ने फिर कोशिश की, लेकिन सर, यह रिपोर्ट साफ बताती है कि मोहनलाल हमारे होटल के मालिक हैं, असली मालिक। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफी मांगनी चाहिए। विक्रम ने बीच में ही बात काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी तरफ सरका कर देखा, फिर बिना पढ़े ही उसे वापस सूरज की ओर धकेल दिया। उसकी आवाज में अहंकार पहले से और ज्यादा था। उसने कहा, मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने कहा है ना, अपना काम करो। यह होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। अब बाहर जाओ। सूरज हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर वापस निकल गया। लॉबी में आते ही उसने मोहनलाल को याद किया। उनकी आंखों की गहराई, उनका धैर्य। उसे लगा यह मामला अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, यह इंसानियत की परीक्षा है। धीरे धीरे शाम होने लगी। मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। स्टाफ अपने काम में लग गया। लेकिन सूरज के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसे यकीन था कि कल का दिन इस होटल की तस्वीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। एक वेटर ने दूसरे से कहा, कल जो बाबा आए थे, सुना है उनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है, वह होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं, असली मालिक हैं। मैनेजर साहब ने उन्हें ठुकरा दिया। यह खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैल चुकी थी। लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या सच में वह बुजुर्ग साधारण कपड़ों वाला व्यक्ति इस आलीशान होटल का मालिक हो सकता है? सुबह के 10:30 पर लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग मोहनलाल अंदर आए। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना हुआ एक गंभीर व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक काले रंग का
ब्रीफकेस था। वह व्यक्ति होटल के कॉर्पोरेट कार्यालय से आया एक वरिष्ठ अधिकारी था। सभी की नजरें एक ही पल में उसी दिशा में टिक गई। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहे थे। मोहनलाल ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में विक्रम सिंह बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर अहंकार अब भी बाकी था। वह आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए, क्या बात है? मोहनलाल ने सीधे उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, विक्रम सिंह, मैंने कल ही कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। विक्रम सकपका गया। उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की। अरे बाबा, ऐसी क्या बात हो गई? चलिए आपको एक कप चाय पिलाता हूँ। मोहनलाल के साथ आए अधिकारी ने आगे बढ़कर ब्रीफकेस खोला। उसमें से मोटी मोटी फाइलें और दस्तावेज निकाले और सबके सामने रिसेप्शन काउंटर पर रख दिए। उसने जोर से और स्पष्ट आवाज में कहा, ये डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं कि इस होटल ग्रैंड रॉयल के 65% शेयर श्री मोहनलाल के नाम पर हैं। वह इस होटल के संस्थापक सदस्य और असल मालिक हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। प्रिया सक्सेना के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद मेहमानों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, यह तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हमने भी उनका मजाक उड़ाया था। मोहनलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी, जो पूरी लॉबी में गूंज रही थी। विक्रम सिंह, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब सूरज वर्मा इस पद को संभालेगा। विक्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन है मुझे हटाने वाले? मोहनलाल गरजते हुए बोले, यह होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत और सपनों से रखी गई थी। जब तुम स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ, पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। फिर मोहनलाल ने सूरज को पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर बोला, साहब मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। मोहनलाल मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। ईमानदारी और इंसानियत से बड़ा कोई गुण नहीं होता। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना की ओर देखा। मोहनलाल बोले, प्रिया तुम्हारी ये गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है, चाहे वह राजा हो या रंक। प्रिया ने हाथ जोड़ लिया और रोते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबक सीख गई हूँ। मोहनलाल ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहाँ इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। हर इंसान का इस होटल में स्वागत है, बशर्ते उसका दिल साफ हो। लॉबी में मौजूद मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाईं। हर कोई मोहनलाल को सम्मान की नजरों से देख रहा था। मोहनलाल ने अंत में कहा, याद रखो, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है, और अगर सोच छोटी हो तो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, इंसान छोटा ही रह जाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद होटल ग्रैंड रॉयल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर मेहमान के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आता। सूरज वर्मा ने मैनेजर का पद संभाला और अपनी ईमानदारी और मेहनत से होटल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लोग अक्सर कहते, मोहनलाल ने सिर्फ एक होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव रखी। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग ने न सिर्फ एक घमंडी मैनेजर को सबक सिखाया, बल्कि सभी को यह एहसास कराया कि इंसानियत और सम्मान ही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति